विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग। उसमें हमने आज करना उत्तर भारत के पूर्व मध्यकालीन राजवंशों के अंतर्गत गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। तो गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। मूलराज प्रथम 942 से 995 ईस्वी। इनकी राजधानी जो थी वो अनिलवाड़ थी। ये उत्तरी गुजरात में पाटन नामक जो स्थान पड़ता है उसी को बोलते हैं अनिलवाड़। उत्तरी गुजरात के पाटन नामक स्थान पर अनिलवाड़ा या अनिलवाड़ या अनिलवाड़ा, ठीक है, ये इनकी राजधानी थी गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश की। वंश के जो प्रमुख राजा हमने पढ़ने हैं वो मूलराज प्रथम पढ़ना है, भीमदेव प्रथम पढ़ना है, जयसिंह सिद्धराज पढ़ना है, कुमारपाल पढ़ना है, अजयपाल, मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय, ये पढ़ने हैं हमने। मेन जो राजा हैं। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर जो आक्रमण हुआ वो 1026 ईस्वी में भीमदेव प्रथम के समय में हुआ। महमूद गजनवी का सोमनाथ पर जो आक्रमण हुआ 1026 में वो किसके समय में हुआ? भीमदेव प्रथम के समय में हुआ। इस पूरे वंश का जो सबसे महानतम शासक है या सबसे शक्तिशाली शासक है वो कौन है? जयसिंह सिद्धराज। यानी गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का सबसे महान शासक कौन है? जयसिंह सिद्धराज है। मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय जो हुई थी वो 1178 ईस्वी में भीम द्वितीय के द्वारा हुई थी। भीम द्वितीय के द्वारा हुई थी। फिर चालुक्य शासकों का जो संघर्ष हुआ उसमें चहमान यानी चौहानों, कल्याणी के चालुक्यों से, मालवा के परमारों से और त्रिपुरी के कलचुरियों से, इनके साथ इनका संघर्ष हुआ। ठीक है। तो अब अनिलवाड़ यानी गुजरात में जो राजपूत राज्य स्थापित हुआ वो सोलंकी या चालुक्य वंश के रूप में विख्यात हुआ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। किससे? अग्निकुंड। माउंट आबू में वशिष्ठ ने जो यज्ञ किया था उसमें से जो 4 राजपूत निकले थे उनमें से एक सोलंकी भी थे, है ना। परंतु गोहद अभिलेख के अनुसार चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र अत्रि से हुई जो कि चंद्रवंशीय थे। ब्रह्मा के पुत्र अत्रि से हुई जो कि चंद्रवंशीय थे। गुजरात के चालुक्य वंश के इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो जैन ग्रंथ हैं, ठीक है, जिसमें हेमचंद्र का द्वाश्रय काव्य, ऐसी मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और जयसिंह सूरी की कुमारपाल चरित, ये 3 किताबें याद रखनी है आपने कि सोलंकी वंश का इतिहास यानी गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश का इतिहास जानने के जो 3 बड़े स्रोत हैं वो कौन से हैं? हेमचंद्र का द्वाश्रय काव्य, दूसरा हो गया मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और तीसरा हो गया जयसिंह सूरी की कुमारपाल चरित। ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं किताबों से होती है कि कुमारपाल चरित किसने लिखी? जयसिंह सूरी ने लिखी। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी? ये तो ग्रुप सी से लेके आईएएस तक सारी जगह पूछा गया है। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। ऐसी द्वाश्रय काव्य किसने लिखी? हेमचंद्र ने लिखी। ठीक है। चालुक्य राजाओं द्वारा अनेक अभिलेख जारी किए गए जिनमें सबसे प्रमुख जो है वो कुमारपाल का वाडनगर प्रशस्ति है। कुमारपाल की वाडनगर प्रशस्ति है जिसकी रचना श्रीपाल ने की थी। ध्यान रखना जहां जहां पर प्रशस्तियां मिल रही हैं उनको लिखने वाले का नाम जरूर याद करना, क्योंकि आप खाली प्रयाग प्रशस्ति जानते हो कि हरिसेन ने लिखी, है ना। ऐसे ही मैंने बताया था आपको ऐहोल अभिलेख जो है वो किसका है? रवि कीर्ति का। मंदसौर अभिलेख जो है वो किसका है? वत्स भट्टी का। ऐसे ही इसको भी याद कीजिए, मैच करने के लिए आ सकता है कभी। यूपीएससी मैच करने के लिए देती है कि वाडनगर प्रशस्ति की रचना किसने की? आंसर श्रीपाल ने की। श्रीपाल ने की भाई। कुमारपाल की वाडनगर प्रशस्ति है, कुमारपाल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन रचना किसने की? श्रीपाल ने की। ठीक है। अब ये थोड़े कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ने लिखी, हरिसेन ने लिखी, समुद्रगुप्त के बारे में लिखी। ऐसी वाडनगर प्रशस्ति कुमारपाल के बारे में लिखा हुआ है लेकिन श्रीपाल ने लिखा है। इस प्रशस्ति में चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चलुक अथवा कमंडलुक से बताई गई है। किससे? चलुक अथवा कमंडलुक से बताई गई है। चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम 942 से 995 ईस्वी था। इसने सरस्वती घाटी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पहले यह क्षेत्र प्रतिहारों के अधीन था। किसके? मूलराज ने कच्छ के राजा लाखा को पराजित करके सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया। यहाँ का सोमनाथ मंदिर चालुक्य राज्य का प्रमुख तीर्थस्थल बन गया। प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि के अनुसार मूलराज प्रत्येक सोमवार को वहां दर्शन के लिए जाता था। सोमनाथ मंदिर सुना होगा आपने,
महमूद गजनवी ने लूटा उसको, है ना। मूलराज प्रथम का उत्तराधिकारी चामुंडराज हुआ। कौन? चामुंडराज हुआ। और चामुंडराज का उत्तराधिकारी दुर्लभराज हुआ। दुर्लभराज का उत्तराधिकारी उसका भतीजा भीमदेव प्रथम हुआ, जो चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। भीमदेव प्रथम। भीम प्रथम के प्रबल प्रतिद्वंदी परमार नरेश भोज और कलचुरी नरेश कर्ण थे। भोज ने भीम को पराजित किया था, परंतु भीम और लक्ष्मी कर्ण ने मिलकर भोज के विरुद्ध एक संघ बनाया, जिसका नेतृत्व कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के द्वारा किया गया। भोज पराजित हुआ और चिंता के कारण उसका देहांत हो गया। राजा भोज की जो मृत्यु हुई वो चिंता के कारण हुई। राजा बनना इतना आसान नहीं होता है ना। आप लोग बोलते हैं बड़ी टेंशन हो गई पढ़ पढ़ के, राजा को तो पता नहीं कितनी चिंताएं होती हैं। राजा मतलब वर्तमान समय में हम देखें तो प्रधानमंत्री, है ना। वैदेशिक नीतियों को भी देखना है, विदेशों के साथ संबंधों को भी देखना है, देश के अंदर कई परियोजनाओं का शिलान्यास करना है, कई परियोजनाओं को क्या करना है, रिबन काटना है, कई जगहों पर जाना है, कई जगह पर क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है, उसको शांत करना है। कितना कठिन होता होगा सोचो, है ना। तो राजा का दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को कभी कभी ऐसा लगता है कि वास्तव में उनके अंदर कुछ क्या, हाजी, कुछ विशेष शक्तियां तो होती ही हैं, है ना। अब देवताओं द्वारा प्रदत्त होती हैं कि नहीं होती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे देवत्व गुण तो आ ही जाता है कि इतनी जगह पर क्या करना, क्या करना, सभाएं, है ना, अटेंड करना, और वहां पर हर राज्य में जाकर वहीं की भाषा में क्या करना, बोलना। ये भी तो कठिन काम है भाई, थोड़ा थोड़ा चाहे 2 लाइन बोलनी है। तो भीम के शासनकाल में ही महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। अब ये ध्यान रखना आपने, महमूद गजनवी ने जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो वहां का राजा कौन था? आंसर भीम। ठीक है। भीम स्वयं उसका सामना करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। उसके जाने के पश्चात सोमनाथ मंदिर का अपितु भट्टारिका और भीमेश्वर देव के मंदिरों का भी निर्माण करवाया। भीम प्रथम का ही सामंत विमल शाह था जिसने माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिरों को बनवाया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किससे? कहां पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने करवाया। विमल शाह कौन था? भीम प्रथम का सामंत था। क्या था? भीम प्रथम का उत्तराधिकारी कर्ण हुआ, जो एक निर्बल शासक था, परंतु निर्माण कार्यों में इसकी विशेष रुचि थी। उसने कर्णावती नामक नगर की स्थापना की और वहां कर्णेश्वर मंदिर बनवाया। अनिलवाड़ा में कर्णमेरु नामक मंदिर बनवाया तथा कर्णावती में ही उसने कर्ण सागर नामक एक झील भी निर्मित करवाई। कर्ण को चाहमान शासक दुर्लभराज तृतीय पराजित करके अजमेर ले गया था। चाहमान शासक दुर्लभराज तृतीय ने कर्ण को पराजित किया और अपने साथ कहां ले गया? अजमेर ले गया। उसके बाद आता है भाई जयसिंह सिद्धराज, वेरी इंपॉर्टेंट। 1094 से लेकर 1143 ईस्वी कर्ण का उत्तराधिकारी बना ये। यद्यपि राजा बनते समय वह अल्पवयस्क था। ऐसे में उसकी माता मयणल देवी, अब ये जो जहां जहां पर संरक्षिकाएं आएंगी, माँ जब संरक्षिका के रूप में शासन करेगी, उनके नाम कृपया याद रखिए। तो जयसिंह सिद्धराज की माँ का नाम क्या था? मयणल देवी, जो गोवा के कदम्ब नरेश जैके सिंह की पुत्री थी। उसकी संरक्षिका के रूप में कुछ दिन तक शासन संचालित किया। जयसिंह सिद्धराज का सबसे प्रबल संघर्ष मालवा के परमारों से हुआ। उसने परमार नरेश यशोवर्मन और नरवर्मा को पराजित करके मालवा पर अधिकार कर लिया। इसी संदर्भ में उसने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। क्या की? अवंतीनाथ की उपाधि धारण की। मालवा पर अधिकार होने के कारण उसका संघर्ष चंदेलों और कलचुरियों से भी हुआ। जयसिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर, पाटन में सहस्रलिंग नामक कृत्रिम झील और उसके किनारे चंडिका देव तथा अन्य 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। 108 मंदिरों का निर्माण कराया। आबू पर्वत पर एक मंडप बनवाया और उसमें अपने पूर्वजों की 7 गजारोही प्रतिमाएं स्थापित करवाई। वह शैव मतानुयायी था, परंतु जैन मतानुयायियों के प्रति भी उदार था। जैन विद्वान हेमचंद्र उसके दरबार को सुशोभित करता था। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। जैन विद्वान हेमचंद्र ने क्या लिखी है भाई? परिशिष्ट पर्वण।
हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण। तो हेमचंद्र किसके दरबार को सुशोभित करता था जैन विद्वान? आंसर जय सिंह सिद्धराज। समझ में आया? तो हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण। और हेमचंद्र का एक और किताब है द्वाश्रय काव्य। कौन सा? द्वाश्रय काव्य। हेमचंद्र का द्वाश्रय काव्य और हेमचंद्र की ही आती है परिशिष्ट पर्वण। उसके बाद जो शासक बनता है वो कुमारपाल है, 1143 से 1172 ईस्वी। जयसिंह के पश्चात कुमारपाल शासक बना। वह जयसिंह का पुत्र नहीं था। इसके विषय में जानने का सर्वप्रमुख स्रोत जो है वो जयचंद्र सूरीकृत कुमारपाल चरित है। कुमारपाल चरित्र किसने लिखी? आंसर जयचंद्र सूरी ने लिखी। इसका चाहमान शासक कुमारपाल का जो चाहमान शासक अर्णोराज के साथ संघर्ष हुआ, परंतु कालांतर में दोनों में मित्रता हो गई और अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहणा देवी का विवाह कुमारपाल से कर दिया। इसका अपनी पुत्री अर्णोराज ने अपनी पुत्री जलहणा देवी का विवाह कुमारपाल से कर दिया। कुमारपाल जो था वो जैव मतानुयायी था। संभवतः हेमचंद्र के प्रभाव से उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। कुमारपाल ने मांस मदिरा त्याग दी और अपने राज्य में पशु हत्या को प्रतिबंधित कर दिया। अपने राज्य में पशु हत्या को प्रतिबंधित कर दिया। पशु हत्या रोकने के लिए उसने अपने मंत्रियों को काशी भेजा था। जैन मत के प्रभाव में ही उसने निसंतान मरने वालों की संपत्ति का राज्य द्वारा अधिकृत करने पर रोक लगा दी थी। जो निसंतान मरते हैं उनकी संपत्ति को राज्य अधिकृत ना करे। हालांकि वह जैन मतानुयायी था, परंतु शैव मत में भी उसकी आस्था थी। वह सोमनाथ मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता था। उसने अनेक शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके सभी अभिलेखों में शिव की स्तुति की गई है। ऐसे में हेमचंद्र राय चौधरी का मानना है कि वह जैन धर्म को भौतिक लाभ के लिए उसने जैन धर्म को भौतिक लाभ के लिए अपनाया था, क्योंकि निरंतर युद्धों के कारण राजकोष दबाव में था। ऐसे में व्यापारी और धनी वर्ग जो कि जैन मतानुयायी थे, उनसे सहायता प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसी मान्यता है कि कुमारपाल की विष देकर हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई? विष देकर हत्या कर दी गई। उसके बाद आता है अजयपाल, 1172 से 1176 ईस्वी। कुमारपाल के पश्चात शासक बना। यह कुमारपाल का भतीजा था। उसके काल में शैव प्रतिक्रियाएं हुई। जैन साधुओं की हत्याएं की गई और जैन मंदिरों को नष्ट किया गया। प्रमुख प्रशासनिक पदों पर शैव मतानुयायियों को नियुक्त किया गया। अजयपाल का देहांत अस्वाभाविक हुआ। किसी नौकर ने छुरा भोंककर उसकी हत्या कर दी। किसकी? अजयपाल की। नौकर के द्वारा छुरा भोंककर हत्या कर दी गई। उसके बाद बनता है मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय। ये अजयपाल का उत्तराधिकारी उसका बड़ा पुत्र मूलराज द्वितीय 1176 से 1178, जो उस समय अल्प वयस्क था, और उसकी माता नाइकी देवी ने राज्य का संरक्षण किया। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता नाइकी देवी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का आक्रमण शुरू होने वाले हैं। इसके समझ में आया? वह एक वीर महिला थी नाइकी देवी। तत्पश्चात उसका छोटा भाई भीम द्वितीय राजा बना। भीम द्वितीय भोला भीम के नाम से प्रसिद्ध था। भोला भीम, है ना। पड़ोसी राज्यों द्वारा अनेक आक्रमण किए जाने के कारण इसने बघेल शासक अर्णोराज से सहायता प्राप्त की। अर्णोराज के निधन के पश्चात उसका पुत्र लवण प्रसाद भीम द्वितीय का सहयोग करता था। 1178 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया, परंतु काशहंद के युद्ध में भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित कर दिया। अब ये बड़ी बात है कि गौरी को पराजित करने वाला एक बालक है जिसका नाम क्या है? भीम द्वितीय, भोला भीम। भीम द्वितीय या भोला भीम, ठीक है। इस युद्ध में भीम द्वितीय की मां नाइकी देवी का नेतृत्व निर्णायक सिद्ध हुआ। तो अब ये सोच लीजिए कि एक मां क्या कर रही है? संरक्षिका के रूप में अपने पुत्र को गद्दी पर बिठा रखा है और किससे टक्कर ले रही है? मोहम्मद गौरी से, ठीक है, मुइजुद्दीन से। नड्डल के चाहमानों ने भीम का सहयोग किया था। यह गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। यानी गौरी को पराजित करने वाला जो शासक हुआ वो कौन था? भीम द्वितीय था। तो भीम द्वितीय भी बहुत बड़ा नहीं था उम्र में, हम बोल सकते हैं नाइकी देवी ने पराजित किया। नाइकी देवी के संरक्षण में भीम द्वितीय ने पराजित किया। किसको? मोहम्मद गौरी को। भीम द्वितीय ने 1195 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण को भी विफल कर दिया, परंतु 1197 ईस्वी में ऐबक ने उसको पराजित कर दिया। तुर्कों ने अनिलवाड़ा को खूब लूटा।
तुर्कों के जाने के पश्चात भीम ने राजधानी पर अधिकार कर लिया। भीम अपने योग्य मंत्रियों लवण प्रसाद और वीर धवल की सहायता से 1240 ईस्वी तक शासन करता रहा। लवण प्रसाद और वीर धवल के नाम पूछे गए हैं, किसके मंत्री थे योग्य? आंसर भीम सेकंड के। उसके निधन के पश्चात गुजरात में लवण प्रसाद ने बघेल वंश की स्थापना की। अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण करके वहां पर मुस्लिम सत्ता स्थापित कर दी। इस समय यहाँ का शासक कर्णदेव था। कौन? कर्णदेव। इन प्रमुख राजपूत राज्यों के अतिरिक्त मेवाड़ में गुहिल यानी सिसोदिया, दिल्ली के तोमर आदि राज्यों ने भी भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। इन राजपूत राज्यों की सबसे बड़ी देन यह थी कि इतने लंबे समय तक तुर्क आक्रमणकारियों को भारत पर कब्जा करने से रोके रखा। इन्हें पराजित करके ही तुर्क भारत में अपनी राज्य की स्थापना कर सके। अब ये जो कर्ण है ना अलाउद्दीन खिलजी के समय में, इसके साथ तो बड़ा बुरा होता है। कर्ण है, कर्ण की पत्नी का नाम क्या था भाई? दरअसल क्या था कि इसकी पत्नी और इसकी पुत्री को कैद कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी के सिपाही सालारों ने, और दिल्ली ले गए। तो जो कमला देवी थी, कमला देवी था इसकी पत्नी का नाम, कमला देवी का विवाह हुआ अलाउद्दीन खिलजी के साथ। किसके साथ? अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और कमला देवी और कर्ण की जो पुत्री थी देवल देवी, उसका विवाह हुआ खिजर खां के साथ। यानी पापा ने मम्मी के साथ शादी कर ली और बेटे ने बेटी के साथ शादी कर ली। बड़ा अद्भुत सा क्या? देवल रानी व खिजर खां एक किताब भी है, देवल रानी व खिजर खां। कौन लिखता है? अमीर खुसरो। देखो चेक करो। खिजर खां जो है वो किसका बेटा है? अलाउद्दीन खिलजी का, है ना। एक टाइम ऐसा भी आता है जब राजस्थान में चित्तौड़ का नाम बदलकर वो क्या कर देता है? खिजराबाद रख देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। एक बार ये भी चेक करो, चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया भाई। लेकिन मैंने कहा कि इतिहास में राजपूतों को उतने अच्छे से नहीं प्रस्तुत किया गया जितने अच्छे से प्रस्तुत करना चाहिए था, क्योंकि तुर्कों को रोकने में बहुत लंबे समय तक रोक के रखा। बलिदान दिया होगा इन्होंने, प्राणों की आहुतियां दी होंगी। तो इनके बारे में थोड़ा हल्का हल्का बता के क्या कर देते, चैप्टर को खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान पीसीएस देंगे तो वहां पर आपको पूरा राजपूताना पढ़ाया जाता है। ठीक है, वहां पर डिटेल में पढ़ा जाता है। अब मैं कुछ राजपूत राजाओं द्वारा धारित की गई उपाधियां बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में। जैसे पूछेगा कि आदि बारहा और प्रभास जैसी उपाधियां किसने ली, तो मिहिर भोज ने ली। किसने? प्रतिहार शासक था मिहिर भोज, उसकी जो उपाधि थी आदि बारहा और प्रभास। आदि बारहा और प्रभास, क्योंकि अरबों को रोकना था। अरबों को रोकना था, मुस्लिम थे अरब, उनको रोकना था, इसलिए इसने आदि बारहा की उपाधि धारण की। उसके बाद एक प्रतिहार नरेश महिपाल है, उसने आर्यावर्त का महाराजा धीराज ये उपाधि धारण की, और ये उपाधि उसको राजशेखर ने दी थी। किसने? राजशेखर ने। महेंद्रपाल प्रथम जो हुआ उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, तो रघु ग्रामणी, निर्भय नरेंद्र और निर्भय नरेश। महेंद्रपाल ने कौन कौन सी, महेंद्रपाल प्रथम ने कौन कौन सी उपाधि धारण की? रघु ग्रामणी, निर्भय नरेंद्र और निर्भय नरेश। ऐसे गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने कौन सी उपाधि धारण की? अश्वपति, नरपति और गजपति। अश्वपति, नरपति और गजपति। उसके बाद दुर्लभ राज द्वितीय जो चौहान नरेश है, उसने कौन सी उपाधि धारण की? दुर्लभ्य मेरु। दुर्लभ्य मेरु। ऐसे गोविंद राज द्वितीय जो चौहान नरेश है, उसने कौन सी उपाधि धारण की? वैरिधरट। वैरिधरट। उसके बाद चौहान नरेश विग्रहराज चतुर्थ हैं, इन्होंने बीसल देव की उपाधि धारण की। कौन सी? बीसल देव। और एक और है कवि बांधव, जैनक भट्ट इनको क्या लिखता है? कवि बांधव लिखता है। ऐसे ही पृथ्वीराज थर्ड, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, उनकी जो उपाधि है वो कौन सी है? राय पिथौरा। कौन सी? राय पिथौरा। ऐसे ही वाकपति मुंज जो कि परमार नरेश है, वाकपति मुंज, उसने श्री बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ और अमोघ वर्ष जैसी उपाधियां धारण की। फिर परमार नरेश सिंधुराज ने कुमार नारायण और शशांक जैसी उपाधि धारण की। कौन कौन सी? कुमार नारायण और शशांक। ऐसी चंदेल नरेश परमार्दी देव है, उसने दशारणाधिपति की उपाधि धारण की। कौन सी? दशारणाधिपति। ऐसी कलचुरी नरेश युवराज प्रथम है, उसने उज्जैनी भुजंग
उसको उपाधि दी है किसने? राजशेखर ने। उज्जैनी भुजंग, वैसे भुजंग तो सांप को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? भुजंग, सांप को। लिपटे रहे भुजंग, चंदन के लिए बोला गया है ना, चंदन के पेड़ पे क्या रहते हैं? भुजंग लिपटे रहते हैं शीतलता पाने के लिए। अगला, कलचुरी नरेश युवराज द्वितीय ने जो उपाधि धारण की वो चेदिंद्र चंद्र, चेदिंद्र चंद्र की उपाधि किसने धारण की? कलचुरी नरेश युवराज द्वितीय ने। कलचुरी नरेश गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, गांगेय देव ने विक्रमादित्य की। कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, त्रिकलिंगाधिपति, कलिंगाधिपति। ऐसे सोलंकी नरेश जयसिंह सिद्धराज ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की, कौन सी? अवंतीनाथ। परमार नरेश भोज ने मालव चक्रवर्ती, त्रिभुवन नारायण, सार्वभौम, नव विक्रमादित्य और नव शशांक की उपाधियां धारण की। कौन कौन सी? तो त्रिभुवन नारायण क्वेश्चन बन चुका है, किसकी उपाधि है? भोज, परमार नरेश भोज की। ऐसी पाल नरेश धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी, ये उपाधि जो दी है सोड्डल ने दी है, गुजराती कवि है एक सोड्डल, उसने कौन सी उपाधि दी है उसको? उत्तरापथ का स्वामी, उत्तरापथ स्वामी। ठीक है। सेन शासक विजय सेन ने अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि धारण की है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि सेन शासक विजय सेन। बल्लाल सेन, सेन शासक बल्लाल सेन ने निशंक शंकर की उपाधि धारण की है और गौडेश्वर की उपाधि धारण की है। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है, निशंक शंकर वाला। कौन सा? हाँ, ये भी बता दूं कि अश्वपति, गजपति, नरपति ये जो उपाधियां एक मूलतः कलचुरियों की थी, जिसे गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र और सेन शासक लक्ष्मण सेन ने भी धारण किया था। कौन सी? गजपति, अश्वपति और नरपति। वैसे कलचुरियों की थी, लेकिन गहड़वाल शासक गोविंद चंद्र और सेन शासक लक्ष्मण सेन भी धारण करता है। काशी नरेश की संज्ञा जो थी वो गहड़वालों को दी जाती थी। काशी नरेश की संज्ञा किसको? गहड़वालों को दी जाती है। काशी में रात को रुकना मना है किसी भी राजा का, ये पता है आपको? राजा नहीं रुकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां के राजा कौन है? भगवान शिव। वो जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, लेकिन रात को रुकना मना है, इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री रुकते नहीं है वहां पर। कारण काशी के राजा कौन है? विश्वनाथ जी। समझ में आ गया? ठीक है। तो लेकिन काशी नरेश की संज्ञा किसको दी जाती थी? गहड़वालों को। और यहां पर जैसे टिहरी के राजा को क्या कहते हैं? बोलांदा बद्रीश। बद्रीनाथ भगवान के मतलब क्या माना जाता है? बोलते हुए जो बद्रीश हैं वो कौन है? टिहरी के राजा को बोला जाता था, बुलंदा बद्रीश। इतना समझ में आ गया? अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या राजपूत यानी पूर्व मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक स्थिति यानी कल्चरल सिचुएशन ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। क्लियर?